अस्सलाम वालेकुम मेरे क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, तो बेटा हम चैप्टर नंबर 12 अभी कर रहे हैं। होपफुली चैप्टर नंबर 13 इस महीने के एंड तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। मैंने कहा था कि किसी चार्ज को किसी फील्ड में जब हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज होती है, जो उसको सप्लाई होती है। अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क होगा वही उस पर्टिकुलर चार्ज को अगर डिलीवर हो जाए तो उसको एक ज़ोर का जर्क लगेगा, इसको हम वोल्टेज कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में वोल्टेज कम हो रहा होगा, वोल्टेज डायरेक्शन में वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जिस डायरेक्शन में वोल्टेज कम हो रहा होगा, जब हम वो एस्टिमेट करेंगे तो हमें फील्ड की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। और आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। यही किया था ना लास्ट टाइम। आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और थोड़ा बड़ा है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन है कि हम अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक डिवाइस है, इसका नाम है कैपेसिटर। आम यूजेज इसका ये है कि हमारी मोटर, वॉशिंग मशीन, पंखे, ठीक है, कंप्यूटर, जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं उनके अंदर, इवन ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर जो ट्यूबलाइट के अंदर स्टार्टर लगा हुआ होता है, वो भी उसी कैपेसिटर का ही बनता है। आप कहोगे, आपने देखा होगा नॉर्मली पंखा स्लो होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई इसका कैपेसिटर चेंज करके देखें। मोटर में भी कभी कभार ऐसा होता है कि मोटर स्लो हो जाती है, वॉशिंग मशीन स्लो हो जाती है, तो एक सजेशन आती है कि भाई कैपेसिटर चेंज करके देखें। तो आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर कैसे काम करता है, कैपेसिटर की कितनी टाइप्स हैं, और कैपेसिटर को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाते हैं, यानी कैपेसिटर के काम करने का तरीकाकार क्या है। अच्छा, जब ये बोर्ड में आएगा तो इस टॉपिक में से दो मेन टॉपिक्स बनते हैं। एक बनता है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। How would you define capacitance of a capacitor? Question number 1. एक बनेगा what is the total capacitance when capacitors are installed in series and in parallel? अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को लगाएं तो कैपेसिटेंस क्या बनेगी, वो अगला सवाल है। तो वो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे रेजिस्टर्स के साथ। जब हम रेजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल कर रहे होंगे तो कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल पढ़ेंगे, ताकि दोनों में फ़र्क साथ साथ समझ में आ जाए, ठीक है। कि रेजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाने से क्या होगा, कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाने से क्या होगा, रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाने से क्या होगा, और कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाने से क्या होगा, वो हम अगले में पढ़ेंगे। लेकिन आज का फोकस सिर्फ ये है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये एक वाटर टैंक है। क्या है? वाटर टैंक। इसके अंदर पानी है। वाई द वाटर टैंक इज यूज्ड? सवाल है, हम वाटर टैंक को क्यों इस्तेमाल करते हैं? ओके, टू स्टोर वाटर। तो इसकी पहली डेफिनेशन ये है कैपेसिटर की, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज
an electrical device which is used to store electric potential energy ठीक है, in terms of electric field। सही है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। जिस तरह वाटर टैंक पानी को स्टोर करता है, इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि वो एनर्जी बाद में इस्तेमाल हो सके, एनर्जी को स्टोर कर लें, रिजर्व कर लें। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो चार्ज की एनर्जी है, बेसिकली द एनर्जी ऑफ द चार्ज कह लें। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और भी है, वो क्या है? वो है एन इंसुलेटर बिटवीन टू कंडक्टर्स an insulator between two conductors is known as what? Is known as a capacitor। क्या क्या कहा है मैंने कहा है an insulator between two conductors। चलो लगे हाथ, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी पढ़ लेते हैं कि कोई चीज़ इंसुलेटर क्यों है, कोई चीज़ कंडक्टर क्यों है, किसको कंडक्टर कहें और किसको इंसुलेटर कहें, किस वजह से किसी चीज़ को हम कंडक्टर कहते हैं, किस वजह से किसी चीज़ को हम इंसुलेटर कहते हैं या सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा चलो रीड आउट करते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भाई, कंडक्टर वो डिवाइसेस हैं जैसे कि ये, जिनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी जब दी जाए तो वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। अगर मैं तार को पकड़ूंगा तो तार के एक एंड से एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन लकड़ी अगर एक कोने से गर्म है तो दूसरे कोने पे गर्म नहीं होगी, दूसरे कोने पे गर्म नहीं होगी, ठंडी रहेगी ना। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं कर रही। इसी तरह अगर मैं किसी करंट वायर को प्लास्टिक से पकड़ूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो मटेरियल जो है वो कंडक्टिविटी नहीं करवा रहा। ठीक है, दो मटेरियल हैं। एक मटेरियल वो है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, पानी कंडक्टर है ना। अगर पानी को करंट देंगे तो पानी के अंदर करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऐसा ही है ना। पानी कंडक्टिविटी को रेस्पॉन्स करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी को रेस्पॉन्स करता है, थर्मल एनर्जी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पास हो जाती है। वो मटेरियल जिनमें से एनर्जी पास हो जाती है इलेक्ट्रिकल या थर्मल, वो मटेरियल कहलाते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, हाउ डू वी डिफाइन देम? those materials which allow energy to
pass through them are known as conductors. ठीक है, those materials which do not allow materials which do not allow energy to pass through them are known as what? Are known as insulator. Example what? ओके, कंडक्टर की एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। इंसुलेटर की एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक, रबर, वुड, थर्मोपोल। ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें से कंडक्टिविटी नहीं होती, राइट? इनमें से एनर्जी पास हो जाएगी, इनमें से एनर्जी पास नहीं होगी। एक एंड अगर एनर्जी होगी तो दूसरे एंड तक नहीं पहुंचेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या वो थर्मल हो। तो क्या कहा है मैंने कहा है एन इंसुलेटर, एक ऐसा इंसुलेटर जो कि दो कंडक्टर्स के बीच में हो, इसको कैपेसिटर कहते हैं। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। कैपेसिटर बनाने के लिए एक इंसुलेटर चाहिए, दो कंडक्टर्स चाहिए, ऐसे सैंडविच बना हुआ हो। ये इंसुलेटर है, अगर ये दोनों कंडक्टर हैं तो वो इंसुलेटर दोनों कंडक्टर्स के बीच में हो, सैंडविच हो, तो वो कैपेसिटर बन जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन कंडक्टर क्यों है? इंसुलेटर क्यों है? थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई क्यों ये एनर्जी अलाउ कर रहा है कि इसमें से एनर्जी पास हो जाए, और क्यों ये अलाउ नहीं कर रहा कि इसमें से एनर्जी पास हो? कोई तो वजह होगी ना, क्या? अच्छा ठीक है, हम कहते हैं इस मटेरियल के अंदर हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं और इसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं, इसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं। सब कुछ सरफेस पर होता है ना, मैंने उस दिन भी बताया था। चार्ज कहाँ पर होगा? सरफेस पे। फील्ड का रिस्पॉन्स कहाँ से होगा? सरफेस से होगा। वोल्टेज कहाँ होगा? सरफेस पर ही होगा ऑटोमेटिकली। एनर्जी भी कहाँ ट्रैवल कर रही होगी? सरफेस पे। तो इसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, जब इसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो मेन चीज़ है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के पास कम है, कंडक्टर के पास ज़्यादा है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? कॉन्सेप्ट उल्टा दिया जाता है, सही समझा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? एक एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई कैपेसिटर बनाने के लिए 2 कंडक्टर्स चाहिए, एक इंसुलेटर चाहिए। अब ये समझा रहा हूँ कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, एनर्जी रिस्पॉन्सिबल वो हैं ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स
कम है, इसलिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। अब ये समझा रहा हूँ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते कौन हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, मटेरियल की इन डेप्थ स्टडी है। एक एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। ये एटम है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3 हैं। बॉयज 3 इलेक्ट्रॉन है। हर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 3। कौन कौन से? एक कहलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, एक कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, केमिस्ट्री में सुना होगा वैलेंसी। एक कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट होता है ना। अगर मैं कहूँ भाई हाइड्रोजन और कार्बन, तो आप कहोगे हाइड्रोजन इज 1s2, हाइड्रोजन के पास 1s में ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका लास्ट ऑर्बिट यही है, राइट। व्हाट अबाउट द कार्बन? तो आप कहेंगे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2, यही कॉन्फ़िगरेशन है ना, 1s2, 2s2, 2p2, 6 पूरे हो गए। पहले 2, फिर दूसरे 2, फिर वैसे p में गुंजाइश कितनी है? 6 की, लेकिन अवेलेबल कितने हैं इस वक्त? 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? जैसे C6 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 पहले ऑर्बिट में आ गए, 2 दूसरे ऑर्बिट में आ गए, 2 तीसरे ऑर्बिट में आ गए। तीसरे ऑर्बिट की गुंजाइश ज़्यादा है, 2p6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अवेलेबल कितने हैं इस वक्त? कितने अवेलेबल हैं? 2। तो ये इसका लास्ट हो गया, ये इसका लास्ट हो गया भाई, यही हुआ ना लास्ट ऑर्बिट कौन सा हुआ? 2p6। अच्छा, अगर ऑक्सीजन होता तो आप कहते O8 है, तो ये भी 1s2, 2s2, 2p4। लास्ट ऑर्बिट कौन सा बन रहा है? 2p बन रहा है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के लिए लास्ट ऑर्बिट 2p बन रहा है, लेकिन अगर आयरन होता 56, अब आपको जाना पड़ता 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद 2d10, 3s1, 3p6, 3d10, 3f14। लास्ट ऑर्बिट जो भी होगा, लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, वो कहलाएगा ये वैलेंस। इसका काम है केमिस्ट्री बनाना, बॉन्डिंग करवाना, आयनिक बॉन्ड करवाना, कोवलेंट बॉन्ड कराना, सिंगल बॉन्ड करवाना, डबल बॉन्ड करवाना। केमिस्ट्री जितनी भी बनती है वो इसकी वजह से बनती है। ओवरलैपिंग यही करता है, कौन? वैलेंस। चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या कहलाएगा? वैलेंस कहलाएगा। उससे नीचे जितने भी हैं वो सारे कहलाएंगे बाउंड। सारे क्या कहलाएंगे? बाउंड। अच्छा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा। फर्क समझा दिया मैंने। वैलेंस वो है जो लास्ट ऑर्बिटल है, वैलेंस वो है जो लास्ट ऑर्बिटल है। लिखना चाहें तो लिख लें इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन ऑफ द लास्ट ऑर्बिट इज नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन्स बिफोर द लास्ट ऑर्बिट आर नोन एज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई इस कमरे में सबसे आखिरी कुर्सी वो वैलेंस है, उससे पहले वाली जितनी भी हैं सब बाउंड हैं। ये बाउंड इतनी आसानी से
छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करता, इसके साथ इतनी आसानी से आप छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, अब ये कहाँ गया, कौन, फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने एटम के साथ अटैच तो है लेकिन अपनी मर्जी से घूम सकता है, वो किसी ऑर्बिट को फॉलो नहीं करेगा। कहाँ होगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेने के बाद एक ऐसे माहौल में आ जाता है जिससे वो अपने एटम के साथ अटैच तो रहता है लेकिन घूमता फिरता रहता है, यानी किसी ऑर्बिट को फॉलो नहीं करता। ऑर्बिट को फॉलो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है मटेरियल की सरफेस पे, राइट, सरफेस पे क्या कर रहा है, एटम के साथ अटैच है लेकिन ऑर्बिट फॉलो नहीं कर रहा है। कौन असल में, वैलेंस ही है, उसको एनर्जी दी गई है। जब कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है तो वो वैलेंस बैंड से जंप करता है, किसमें, कंडक्शन बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो कंडक्शन बैंड में होगा। अच्छा, ये कंडक्शन बैंड कहाँ है, वैलेंस एनर्जी लेवल के ऊपर एक और एनर्जी लेवल है जो कि हिडन है, जो कि छुपी हुई है, उसका नाम है कंडक्शन एनर्जी लेवल। हर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं जा सकते, यही फ़र्क है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जिन मटेरियल के वैलेंस कंडक्शन बैंड में आसानी से आ जाते हैं वो बन जाते हैं कंडक्टर्स। जिन मटेरियल के वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाते, यानी उनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन, वो बन जाते हैं इंसुलेटर। तो बेसिक फ़र्क क्या है बिटवीन द टू, इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये कंडक्शन बैंड में आएंगे, इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम है एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। इसके जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हल्की सी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, वो फ्री बन जाएंगे, ये कंडक्टिविटी को रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है वो कम है, ओवरलैपिंग है। इंसुलेटर में वही गैप बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बन पाते, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती। अगर लकड़ी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा रही तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया? अगर कॉपर कंडक्टिविटी करवा रही है तो उसका मतलब ये है कि उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से आ रहे हैं। जिस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही कंडक्टिविटी करवाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? एक मिसाल और दे देता हूँ ताकि ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। मैं कहता हूँ भाई एक जेल है, क्या है? जेल है। इस जेल के अंदर एक प्रिजनर है जिसको दीवारों के साथ हैंग किया हुआ है। जेल है लेकिन हैंग हुआ है। वो कौन है? बाउंड। इतनी आसानी से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। यही किया था ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया था? स्लेब पे बांध दिया था। सही है?
तो जो स्लेब पे बंधा हुआ होगा वो तो हिलजुल नहीं सकता, वो कौन है? बाउंड है, इज द बाउंड वन, राइट। अच्छा, ये कौन है? वैलेंस। ये वो है जिसको जंजीर से बांधा हुआ है, जेल ही है लेकिन जंजीर लगी हुई है। अब एक हद तक आगे जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। टॉम एंड जेरी में यही होता है ना, टॉम समझता है कुत्ते की जंजीर बहुत लाइन यहाँ तक है, लेकिन वो कुत्ता क्या करता है, वो जंजीर वो रब कर देता है, लाइन पीछे कर लेता है, राइट। तो इसकी मिसाल किसकी है? वैलेंस की ऐसी है, एक हद तक। वो कमरा कौन है? वो कमरा एटम है, जिसके अंदर वो वैलेंस बैंड मूव कर सकता है, ठीक है। फ्री की एग्जांपल क्या होगी? मैं इसकी जंजीर भी खत्म कर दूं, ऑब्वियसली ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अपने मटेरियल की सरफेस पर आ जाते हैं, जैसे सबमरीन पानी में से निकल कर आती है। मैंने क्या समझाया है? मैंने ये समझाने के लिए ये बताया है कि कंडक्टर क्या होता है, क्यों होता है, इंसुलेटर क्या होता है, क्यों होता है। अब इसमें हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ ली है बेसिकली, कि सॉलिड्स को कंडक्टिविटी की बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो थ्योरी सिंपल है, अगर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो कंडक्टर, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तो इंसुलेटर। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप मॉडरेट होगा, यानी कभी जा सकता है और कभी नहीं जा सकता, उसको कहते हैं हम सेमीकंडक्टर। और ये वर्ड आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में सुना होगा। दुनिया में जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं, चिप्स बनती हैं, मदरबोर्ड्स बनते हैं, वो सेमीकंडक्टर के बनते हैं। आपका मोबाइल आप रफ यूज़ कर रहे हैं, एकदम हीटअप हो गया, हीटअप होगा तो क्या करेगा? हैंग हो जाएगा, जो जहाँ है वो वहीं हो गया, एकदम इंसुलेटर बन गया। उससे पहले वो क्या बना हुआ था मटेरियल? कंडक्टर की तरह से बिहेव कर रहा था। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा, कहाँ होते हैं? रेत देखिए, समंदर की रेत, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स देखिए चमक रहे होते हैं, वो सिलिकॉन मटेरियल होता है, सिलिकॉन। और सिलिकॉन कौन है? नेचुरल सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों नेचुरल सेमीकंडक्टर हैं। टेम्परेचर के हिसाब से कंडक्टर भी बन जाते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से इंसुलेटर भी बन जाते हैं। गैप एकदम कम हो जाता है, गैप एकदम बढ़ जाता है। यहां तक समझ में आ गया? सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एन इंसुलेटर बिटवीन टू कंडक्टर्स। एक इंसुलेटर होगा तो ही एनर्जी स्टोर होगी, और इसी को ही हम कैपेसिटर कहते हैं। वापस मुद्दे पर आ गए, राइट। अच्छा, अब इस टैंकी की जो मैंने पहले प्लॉट की थी, उसकी कोई गुंजाइश तो होगी ना, उसकी कोई गुंजाइश तो होगी कि भाई कितना पानी स्टोर करे। उसकी कैपेसिटी कहलाती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। ये तो डिवाइस हो गई ना, ये डिवाइस कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, उसकी सलाहियत कितनी है, वो कहलाएगी कैपेसिटेंस। इसका यूनिट होता है फैरेड, फैरेड, माइक्रोफैरेड, 1 फैरेड, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया? कल डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस बढ़ाने का क्या तरीकाकार है और एनर्जी स्टोर कैसे होगी, हाउ द एनर्जी इज स्टोर्ड ऑन दी कैपेसिटर, राइट। तो इसके लिए हमें आज हमने क्या पढ़ा? हमने इस टॉपिक के अंदर ही बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी डिस्कस कर ली।
कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कल डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, कैसे एनर्जी रह जाती है उसके अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कल इसको इंशाल्लाह, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।